प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा एक बार आपको याद दिला दूं कि जब दो बराबर परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर हम उसी रेखा में अगर आगे बढ़ें तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अवस्था कहते हैं, और उसके केंद्र के लंबवत अगर हम अगर आगे या पीछे बढ़ते हैं तो इसे हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था कहते हैं। तो इस वीडियो में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। अक्षीय या निरक्षीय दोनों में से कोई एक आता है ज़्यादातर मोस्टली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए चित्र में आपको दिख रहा होगा कि ए बी जो है एक द्विध्रुव है पहले की तरह। यहाँ ए पे -q आवेश है और बी पे +q आवेश है, और इनके ए और बी के जो बीच की कुल दूरी है वो है 2a। इनका केंद्र O है, अतः ए से O की दूरी स्मॉल a और O से जो B की दूरी होगी वो भी स्मॉल b होगी। हमने ये माना कि इसके केंद्र से लंबवत स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दूरी हमेशा जो है केंद्र से नापी जाती है, इसलिए हमने इसकी जो दूरी है वो हमने केंद्र से नापी है। केंद्र O से बिंदु P की जो दूरी है वो है स्मॉल r। अच्छा, एक बात मैंने आपको और पहले बताई थी कि हमें जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पर कोई परीक्षण आवेश है जो कि धनावेश होता है, अर्थात P पर कोई धनावेश होगा। अब यह ध्यान दीजिए, जो आवेश बिंदु B पे आवेश +q है तो ये जो है P को प्रतिकर्षित करेगा। तो इसलिए बिंदु P पर B के कारण विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो P से दूर होगी, B से दूर की तरफ होगी। ये EB है। उसी तरह A पर -q चार्ज है तो ये P को आकर्षित करेगा, अतः A के कारण P पे लगने वाले विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो A की तरफ होगी। ये हो गया EA। अच्छा, और जाहिर सी बात है कि A और B से P की जो दूरियां होंगी बराबर होंगी। ये दूरी स्मॉल है, ये दूरी स्मॉल r है, तो अगर समकोण त्रिभुज का हम फॉर्मूला यूज करें तो ये जो कर्ण होगा √a² + r², ये भी वही होगा, और AP जो होगा वो भी हमारा सेम होगा। अच्छा, तो जब आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे, तो इसलिए ये कोण थीटा है और ये कोण भी थीटा है। अब अगर हम जरा ध्यान दें त्रिभुज ABP में, तो ये जो है ये बाह्य कोण है, और बाह्य कोण जो होता है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए कोण, ये जो कोण होगा बिंदु P पर बाह्य कोण, ये हमारा हो जाएगा थीटा + थीटा = 2θ। तो ये इसकी ज्योमेट्री होगी। अब ज़्यादा ध्यान दीजिए, त्रिभुज AOP में, इस त्रिभुज में cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार OA कर्ण AP, तो ये हो गया A और ये हो गया √a² r²। तो पहले यहाँ से मैंने cos थीटा फाइंड किया। अच्छा, अब जब ध्यान देते हैं E का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। E बराबर होता है 1/4πε0 q/r²। तो चूंकि बिंदु A से और बिंदु B से P की दूरियां बराबर हैं, इसलिए EA और EB का जो परिमाण होगा वो हमारा समान होगा। EA बराबर EB = 1/4πε0 q/r। B और A से जो दूरी है P की वो है √a² + r², इसलिए यहाँ पे हमने कर दिया √a² + r² का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली हो गया, EA जो होगा EB के बराबर होगा 1/4πε0 q/a² + r²। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो सदिश राशियों को हम सदिश के योग के नियम से जोड़ सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, r², अगर दो वेक्टर A और B थीटा कोण पर हो तो r² बराबर होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा इस चित्र में EA और EB दो वेक्टर हैं, इनके बीच कोण कितना है 2θ। तो इस फॉर्मूले को हम, तो अगर इनका परिणामी अगर E हो तो हम लिख सकते हैं E² बराबर EA² + EB² + 2EAEB × cos 2θ, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच जो कोण है वो 2θ है। अब आगे देखिए, इसको मैंने सॉल्व किया है। EA और EB चूंकि बराबर हैं तो ये मैंने EB को EA मान लिया, यहाँ पे E × EB ये EA² हो गया × cos 2θ। इस पूरे में मैंने EA² कॉमन ले लिया तो 1 + 1 + 2 cos 2θ। यहाँ पे E² = EA², 1 + 1 2 + 2
और cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैथ वाले बच्चों को पता होगा, बायोलॉजी वाले जिन बच्चों को नहीं पता होगा उसको याद रख लें, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब इसको जब सॉल्व किया आगे देखिए तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ई ए स्क्वायर इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ई बराबर हो गया ई ए इंटू 2 cos थीटा। अब हम यहाँ से ई ए का मान और ये cos थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए ई ए बराबर 1/4 इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा इट इक्वल टू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से E बराबर हो गया 1/4। ध्यान दीजिए हम पढ़ चुके हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2A। तो यहाँ पे Q और 2A इसको मैंने क्या मान लिया P, जहाँ P जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 1/2 होगी तो इसकी 1/2 पावर, इसकी 1 पावर ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। अब जैसा कि हमने इसके पहले वाले प्रूफ में माना था, क्योंकि ए जो है उसकी वैल्यू आर से बहुत कम होगी, अतः हम क्या करते हैं ए स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर को अगर हटा दें तो ये बचेगा आर स्क्वायर पे पावर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा यानी इट विल बी आर क्यू। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू 1/4πε0 P/r3। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E वेक्टर बराबर 1/4πε0 P/r3 इंटू आर कैप, जहां आर कैप जो है वो P की दिशा में एकांक सदिश है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया ये हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको याद हो अक्षीय अवस्था में जो हमारा फॉर्मूला आया था वो आया था E बराबर आया था 1/4πε0 2P/r3 आया था और यहाँ पे आ रहा है P/r3। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि निरक्षीय अवस्था में जो तीव्रता आ रही है वो अक्षीय अवस्था में तीव्रता की आधी आ रही है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे EA और EB इनका जो परिणामी होगा ये हमारा इस दिशा में आएगा, ये हमारा हो गया परिणामी वेक्टर E। इस प्रकार हमने विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात किया। धन्यवाद।